एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी एमसीक्यू में ज्योग्राफी के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। और ये ज्योग्राफी का चौथा क्लास आज होने वाला है। इससे पहले भी जो है 3 क्लास ज्योग्राफी के एमसीक्यू का हम लोग देख चुके हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है हम लोग जिस बुक का एमसीक्यू देखने वाले हैं वहाँ से जो है कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से 10 से 15 सवाल पूछा है। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो है हम लोग अभी जो भी एग्जाम हो, जैसे अभी बीपीएससी का होने वाला है 71वीं और साथ में टीआरई 4 का, तो टीआरई 4 एग्जाम के लिए तो समझ लीजिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है हम लोग टीआरई 1, 2, 3 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी जो है इसमें हम लोग शामिल किए हैं। और इसको देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ, जो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ऐसे पूछता है और इसी के आधार पे जो है हम लोग एनसीईआरटी आगे ऐसे पढ़ेंगे ताकि आगे जो क्वेश्चन पूछेगा हम लोग उसको सही सही बना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को तैयार किए हैं। पहले देखे हैं तो आपको मालूम ही होगा। आपको देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फिर उसका एनसीईआरटी का प्रूफ रहेगा और उसके साथ जो है अगर मान लीजिए जिस इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं टीआरई में, तो देखिए उसको भी जो है हम लोग शामिल किए हैं ताकि आपको खुद एक जो है अंदाजा लग जाए कि हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछता है और आगे हम लोग इसी के आधार पे कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल का नाम जो है सर्च करके जुड़ सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप पे जो है किसी कुछ पूछना हो या पीडीएफ के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप जो पूछना है पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको इधर से जरूर मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं बिना समय को गंवाएं। और यहाँ पे जो आज क्वेश्चन रहेगा वो आपको 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है रहेगा। और इसको देखने के बाद आप खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन जो है पहले पूछा है। इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हर एक पेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। तो समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसको ध्यान से देखना है। और चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी वस्तु को संसाधन युक्त बनाने के लिए कौन सा मापदंड की आवश्यकता होती है। यानी किसी वस्तु को अगर संसाधन बनाना है तो किन किन जरूरी आवश्यकताओं पड़ेगी। तो पहला आपका है प्रौद्योगिकी का उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है किसी वस्तु को अगर संसाधन बनाना है तो ये जो है तीनों चीज का होना जरूरी है। इसीलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी भी वस्तु को अगर संसाधन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ से जो है आप कागज या कपड़ा बनाते हैं, तो देखिए बिना जो है टेक्नोलॉजी का जो है आप पेड़ से कपड़ा नहीं बना सकते हैं। अगर कोई वस्तु आप बनाए हैं तो उसमें जो है आप जरूर उसका कोई आर्थिक मूल्य होगा कि हाँ, इतना का चीज है, इतना में बेचेंगे हम लोग बनाकर। उसके बाद जो है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी वैसा भी चीज नहीं बनाना है जो हमारे संस्कृति के रूप में खतरा हो। तो कोई भी वस्तु संसाधन बनाने के लिए तीनों चीज का जो है होना आवश्यकता है। और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ा चुके हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी में। अगर वहां पढ़े होंगे तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका तो हो गया ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 1 से ही ये सवाल है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यही आपका बुक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह संसाधन कहलाता है। और उसको बनाने के लिए जो है आपको प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना जरूरी है, साथ में आर्थिक रूप से संभाव्य होना जरूरी है और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना जरूरी है। तभी आपको जो है कोई वस्तु संसाधन बनाया जा सकता है। तो यही से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है हम पढ़ा चुके हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे, संसाधन क्या है और संसाधन बनाने के लिए किस किन चीजों का आवश्यकता होता है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे थे हम। इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए संसाधन को जो है अनेकों तरह से बांटा गया है। तो यहाँ पे एक नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय मतलब होता है जो पुनः जो है उसको हम लोग यूज करने के बाद फिर से प्राप्त कर ले। और अनवीकरणीय होता है कि जिसको हम लोग एक बार यूज कर लिए तो उसको दोबारा जो है हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन कौन है उनको चुनना है। तो देखिए आपका है ऑप्शन ए में है खनिज, उसके बाद जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे जो अनवीकरणीय संसाधन है वो आपको जीवाश्म ईंधन है और साथ में खनिज है। तो ये दोनों हो जाएगा। जो सौर ऊर्जा है वो आपको जो है नवीकरणीय संसाधन है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन प्रीवियस सीरीज में जो है पूछा गया है। तो ये दोनों सही है, खनिज और जीवाश्म ईंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये चैप्टर नंबर 1 से ही जो है पेज नंबर 2 पे पढ़ना था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे उपयोगिता के आधार पे जो संसाधन को दो तरह से बांटा गया है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। और ये जो है आपका एससीईआरटी बुक है बिहार का। देखिए नवीकरणीय में आप देख सकते हैं कि वह संसाधन जिनका जो है भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के दौरान नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सके। और नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण आप देख सकते हैं कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है, आपके पवन है, पवन ऊर्जा, जल, उसके बाद विद्युत, वन्य प्राणी, ये सब जो है आपको नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय में देखिए ऐसा संसाधन जिसको जो है लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से प्राप्त होता है, या अगर होता भी है तो उसमें लाखों साल लग जाते हैं, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। यानी ये पुनः चक्रीय नहीं, यानी फिर से प्राप्त इसको करना बहुत मुश्किल है, यानी एक बार प्रयोग कर लिए तो वो समाप्त हो जाता है। जैसे इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन, ये जो है इनका क्या है, आंसर है। ये आपका नवीकरणीय है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का है कि जैसे नवीकरणीय में देखिए कौन कौन है और नवीकरणीय में कौन कौन है। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, टीयर 1 के पीजीटी का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे जो है वन है और वन्य जीव है, और तो यानी ये दोनों सही है, मिट्टी की उर्वरता भी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अभी आप ऊपर ही पढ़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं वन और वन्यजीव नवीकरणीय में, ये देखिए ये जो है नवीकरणीय में आपको देखिए वन एवं वन्यजीव है, इसी से उदाहरण दिया गया था, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है टीआरई 2 के 68 का सवाल है ये कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी अनवीकरणीय बताना है। तो देखिए मिट्टी जो है ये भी मिट्टी नवीकरणीय है, यानी फिर इसका उपयोग करके आप जो है फिर दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। हवा भी जो है नवीकरणीय है, और कृषि भी जो है नवीकरणीय है। और पूछा है कौन नवीकरणीय नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ई सही है। और आप देख सकते हैं और प्रूफ भी दिखा दिए कि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 10th क्लास के एनसीईआरटी से, ये चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में के लिए सरकार अपने अधिग्रहण में कर सकती है। यह अधिग्रहण करने का अधिकार जो है किस विभाग को। आप देखते होंगे कि यहाँ कोई कोई ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ से खनिज निकलता है, पेट्रोल निकल गया, तो वहाँ पे जो है सरकार उसको अधिग्रहण कर लेती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा विभाग है जो इसको अधिग्रहण करती है, और ये आपको 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन आपके यहाँ पे है गृह मंत्रालय, उसके बाद है बी नंबर शहरी विकास प्राधिकरण, और सी नंबर है उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय, उसके बाद है एक में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी शहरी विकास प्राधिकरण के पास यह अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संसाधन निकलता है तो सरकार उसे अगर चाहती है तो उसे अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले सकती है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और आइए आपको हम इधर प्रूफ दिखाते हैं। जब आप पढ़िएगा राष्ट्रीय संसाधन, तो वहां पे देखिए ये लिखा गया है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, और देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जो है आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़क, नहर, रेल लाइन जब कहीं जाता है और व्यक्तिगत स्वामित्व वाले, यानी किसी अगर पर्सनल अगर किसी व्यक्ति का खेत है चाहे जमीन है, तो उसके ऊपर से उसको बनाया जाता है और बदले में अपना सरकार जो उसको पैसा देती है। तो ये जो अधिकार है वह देता है शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार से। सरकार ने जो है भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया है। तो यहीं से आपके सवाल है कि शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा तभी आप पे इस पे नज़र जाएगा। ऐसे आप अगर रखिएगा तो ये नज़र नहीं जाता है, आपको ऐसे पढ़ लीजिएगा आगे निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक जो है क्वेश्चन पूछा था टीआरई 1 के पीजीटी में कि सतत पोषणीय विकास, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं इसको भी। देखिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब यह होता है कि हम जो है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ही हमारा जो है आर्थिक विकास हो, और हम लोग जितना ही संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उतना ही करें जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियों को जो है नुकसान नहीं हो, उनके लिए भी जो है चीज़ें बच पाए। यही इसका मतलब होता है। और यहीं से क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास शब्द की परिभाषा है। तो यहाँ पे पढ़िए, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना।
उसके बाद है तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी, ये तो ऑप्शन यहाँ पे बात ही नहीं है कोई। कम से कम समय में अधिकतम लाभ, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और साथ में आर्थिक विकास की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और ये भी सवाल जो है 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी जो है 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 4 से लिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा जो है संसाधन नियोजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले संसाधन नियोजन क्या होता है, तो समझ लीजिए एक सीधा कि यहाँ संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग, यानी हमको जितना काम है उतना ही उपयोग कर रहे हैं, तो उसको हम संसाधन नियोजन बोलते हैं। और इसी को जो है नियोजन करने का कौन कौन सा तरीका है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए है कि संसाधनों की पहचान कर तालिका बनाकर उसका मापन और सर्वेक्षण करना। बी नंबर है कि संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल, साथ में संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। उसके बाद है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास में समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है जिसके द्वारा संसाधन नियोजन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तीनों सही है। अब देखिए आपको हम बुक में पढ़ा दिखाते हैं, और सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये जो है आपको जो हम पढ़ाए थे एनसीईआरटी 10th क्लास का, तो उसमें आपको हम यहाँ पे शॉर्ट में बताए थे कि भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है। और आपको ये वाला बुक में पढ़ लीजिए, ये देखिए यही चीज़ वहाँ पे लिखा गया था कि संसाधनों का नियोजन क्या है। देखिए संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है, और संसाधन जो है नियोजन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे बुक में ही दिया गया था, एक जगह हम शॉर्ट करके लिख दिए हैं। देखिए कि भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है कि देश के सभी प्रदेशों में संसाधनों की पहले पहचान करके तालिका बनाना और उसका मापना, उसका सर्वेक्षण करना कि हाँ कोई चीज़ यहाँ से निकला है, उसको कहाँ पे कितना निकलेगा, ये सब देखना। उसके बाद जो है संसाधन विकास योजना को जो है लागू करना, और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी लगे उसके माध्यम से जो है एक संस्था बनाना जो उसको देखभाल करे, ये सब भी जरूरी है। उसके बाद है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, ताकि ये दोनों जो है अपने राय विचार से उस संसाधन का सही तरह से उपयोग कर सके। तो यही इसका जो है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है भारत में, और ये तीनों आपका उस हिसाब से हो जाएगा। संसाधन नियोजन से जो है देखिए प्रीवियस ईयर में एक जो है टीआरई 1 के ये पीआरटी का सवाल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए भारत में देखिए जैसे जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक है और महत्वपूर्ण भी है, तो ऐसे प्रदेश में जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे जगह जो है बहुत जगह कमी है, यानी हो सकता है एक ही चीज़ जो है कहीं पाया जाता है एक और दूसरे जगह नहीं पाया जाता है, यानी इसमें विविधता बहुत जगह है। तो कुछ प्रदेशों में जो है प्रचुर भंडार है किसी चीज़ का, और कहीं कहीं पे पूरा साफ सुथरा है, यानी कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु वहाँ पे जो है मूल विकास की कमी है। देखिए अब यहाँ पे जल संसाधन अरुणाचल प्रदेश में बहुत है, लेकिन उसका सही तरह से उपयोग वहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए यहीं से क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखिए मिलान करने के लिए है कि कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और उससे जो है संबंधित नाम। तो अभी आप पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, और अभी देखिए यहाँ पे जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में है। तो देखिए जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना की कमी, तो यहाँ पे बी का जो है 2 से सही मिला हुआ है। उसके बाद देखिए राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन वहाँ जल संसाधनों की कमी है। तो देखिए राजस्थान वाला भी है, देखिए सौर और एवं वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी एकदम हूबहू दिया है, इसको इससे मिला दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि लद्दाख का जो है शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। अब देखिए लद्दाख में पढ़िए कि खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार की यहाँ पे कमी है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए आगे जो है एक झारखंड वाला है, इसी में झारखंड वाला भी होगा, देख सकते हैं आप। झारखंड में जो है वहाँ पे खनिज संसाधनों की संपन्नता है परंतु वहाँ पे उद्योग की कमी है। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हूबहू जो है एनसीईआरटी से पूछा है। अगर आप दूसरी किताब से पढ़ते हैं तो नाक रगड़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन गलत करके चले आइएगा। और यहाँ पे जो है सेम एकदम सामने सामने मिलान करना था, पहला का ए का पहला से दो, बी का दूसरा से, सी का तीसरा से और डी का चौथा से। और हूबहू आप देख सकते हैं कि पूरा जो है लाइन बाय लाइन सवाल आपको एनसीईआरटी से पूछा है, और टीआरई 1 के पीआरटी का सवाल है। इसीलिए आपको हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, और क्वेश्चन जो है
और बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आपका एग्जाम में जो है इसी डायरेक्शन में आप पढ़े, ताकि क्वेश्चन जो है सही सही बना सके। तो ये आपको इम्पोर्टेंट इसका तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन साथ में लगाएंगे, और तब एनसीईआरटी का महत्व पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संसाधनों के संरक्षण पर किस व्यक्ति ने अपनी चिंता जताते हुए कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए जो है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। इसी को जो है आसान भाषा में बोला जाता है कि हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो ये आपका जो टिप्पणी किया था वो किस व्यक्ति ने किया था? तो ऑप्शन आपके है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सलीम अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ पे जो है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आइए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। एनसीईआरटी के 10th का चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है संसाधनों का संरक्षण, जब पढ़िएगा तो वहां पे जो है गांधी जी का लिखा गया था। देखिए गांधी जी ने जो है संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास जो है हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये जो है संसाधन को बचाने के लिए गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और यही चीज यहाँ पे देखिए एससीईआरटी में भी जो है 10th क्लास में लिखा गया है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी का कथन है। और उसके साथ और भी चीज याद रख सकते हैं कि जो है आपको संसाधन को बचाने के लिए मेघा पाटकर ने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन चलाया, और संदीप पांडे ने जो है वर्षा जल संग्रह का जो है यहाँ पे संसाधन संरक्षण के लिए इस दिशा में काम किया था। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए भी दे सकता है किसको किससे है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसका उद्देश्य जो है भूमंडलीय सतत विकास को हासिल करना है। इस घोषणा को जो है किस सम्मेलन में स्वीकृत प्रदान किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, दूसरा है क्योटो सम्मेलन, तीसरा है मॉन्ट्रियल समझौता, उसके बाद है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एजेंडा 21 को जो है स्वीकृत किया गया था वो आपको किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए। और इसी को जो है बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वी सम्मेलन को ही जो है बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। आपको नाम बदल के दे दे तो ऐसा नहीं कि हाँ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है डिफरेंस। इसीलिए जो है आपको हम पृथ्वी सम्मेलन नहीं लिखे हैं, ताकि आपको वो सब कोई बना लेता, और यहाँ पे वो नहीं है तो बहुत कोई आपको ऑप्शन नंबर ई भी लगा के चले आते। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है। जैसे आप पढ़िएगा इसमें एजेंडा 21 के बारे में, तो ये सब ये देखिए आपके बुक में दिया गया है। ये आपको एससीईआरटी का है और ये जो है आपके एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए एससीईआरटी में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दी गई है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपको 1900 जो है 92 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आपको रियो डी जेनेरियो जो है शहर है, यहीं पे हुआ था। तो इसी को बोलते हैं रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोलते हैं। इसमें 178 देश जो है भाग लिया था, और इस सम्मेलन में जो है ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा का पर जो है समझौता किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। एजेंडा 21 तो बता दिए हैं। अब बाकी पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21, रियो घोषणा पत्र, इसमें से जो है कोई भी आपको एक दे सकता है और आपको जो है पढ़ के जाना चाहिए अच्छे से। ये सब आपको ध्यान रखना। ये जो 21 था कार्यक्रम 21, देखिए आपको इस पे बात किया गया है कि कार्यक्रम 21 जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा 800 पृष्ठीय ये जो है एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को जो है स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने तो सभी देशों ने जो है निर्देश दिया, तथा इस पर होने वाले खर्च के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी की गई, क्योंकि अब कोई भी काम करना है पूरा देश मिलके तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पे एक जो है पैसा उसमें जो है लोग दिया, तो उसको रखने के लिए एक विश्व पर्यावरण कोष का भी स्थापना किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना जो है किसके अंतर्गत किया गया था? आपको कार्यक्रम 21 के अंतर्गत किया था। तो ये भी याद रखना है। तो ये हो गया पृथ्वी सम्मेलन।
उसके बाद जो है यहाँ पे इसके 5 साल के बाद एक और हुआ, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जो है 5 साल बाद एक और सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और इसको जो है +5 सम्मेलन में बोलते हैं। लेकिन ये जो है आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। पहला वाला किया गया था आपको रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में पड़ता है। उसके बाद जो है न्यूयॉर्क में किया गया, जो अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद एक और जो है किया गया था, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद, वो आपको 2002 में हुआ था। तो उसको भी हम आगे बात कर लेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे जो रियो डी जेनेरियो था 1992 वाला, तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, वही चीज़ दिया गया आपको यहाँ पे, तो हम बता ही दिए हैं। यहाँ पे 21 किया गया था। बाकी इसमें से देख सकते हैं कि 178, इसमें 178 देश भाग लिया था। एजेंडा 21 में क्या था आपको हम बता ही दिए हैं। बाकी क्योटो सम्मेलन आपको हम आगे बता देते हैं अच्छे से। यहाँ पे आइए, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक जो है क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। उससे पहले जो हुआ था आपको एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। तो इसके 10 साल में जो है बुलाया गया क्योटो सम्मेलन, और इसी का 1887 वाला का ही विस्तार था। यानी ये जो है मॉन्ट्रियल का ही जो है विस्तार था क्योटो। जैसे आप देख सकते हैं, इसका आयोजन जो हुआ था 1997 में, और क्योटो पड़ता है जापान में। और इसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ रहा है उसको यहाँ पे रोकने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो 6 गैस जिम्मेदार होता है उसको जो है कम करने के लिए जो है क्योटो सम्मेलन बुलाया गया था। 6 गैस कौन कौन है आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, उसके बाद सल्फर हेक्साक्लोराइड, और परफ्लोरोकार्बन। ये 6 गैस है, और 6 का नाम याद रखना चाहिए। और पूछ सकता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जो है कौन 6 जो है जिम्मेदार गैस है, और इनसे कोई भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है 159 देश भाग लिया था। ग्लोबल वार्मिंग पर कटौती के लिए जो है सहमति बनी, और इसे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 हुआ था उसी का विस्तार मानते हैं। और इससे जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन, क्योंकि यहाँ पे जो है ये गैस जो है ग्रीन हाउस के अंतर्गत भी आते हैं, तो इनको कम करने के लिए बात किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हम बुक में दिखा दिए। ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आपको एससीईआरटी में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन आया है तो आपको हम बता दिए हैं। बाकी जो है सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन देख सकते हैं, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पहले से भी एग्जाम में पूछ चुका हुआ है, इसीलिए आपको हम थोड़ा डिटेल में बता दिए हैं। ये सब जो है आपको जो नोट्स से जो आपको हम पढ़ाए थे 10th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसमें आपको हम बताए, तो वहाँ पे सब चीज़ था। देखिए, बता ही चुके हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 178 देश भाग लिया, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढना। और इसमें घोषणा किया गया था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता एजेंडा 20 को स्वीकृति मिली थी। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है टीआरई 2 के 6 to 8 में कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो आपके पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ये तो था ही। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, बिल्कुल ये भी था। यहाँ पे विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ये नहीं था। आपको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये 2 सही हो गया। उसके बाद देखिए जो है इसी में बताए थे एजेंडा 21, तो बता ही दिए हैं। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको टीआरई 2 के टीजीटी का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। उसके बाद जो है आपको एक और क्वेश्चन है, नीचे देख लीजिए, टीआरई 1 के टीजीटी का है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या निहित है, तो पर्यावरण संरक्षण भी निहित है, आपको ऊपर बता दिए हैं। विश्व जो है सतत विकास, ये भी है। विश्व शांति, और एक से अधिक, तो एक से अधिक हो जाएगा, यही दो आपका यहीं पे आ गया आंसर। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, पहला जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन बताया है 1992 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है इसके बाद 5 साल के बाद 1997 में होता है। तो इसको 5 साल के बाद हुआ, इसलिए +5 सम्मेलन भी बोलते हैं। और ये जो आया था तो वो इसका उद्देश्य था कि जो पहले वाला सम्मेलन था 1992 वाला, उसका जांच करना। लेकिन ये हुआ था आपको न्यूयॉर्क में, पहले वाला रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। उसके बाद जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 10 साल के बाद, यानी 1992 के 10 साल बाद, और ये आपको 2002 में होता है। और यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संबंधी धाराओं और विश्व सहमति, लेकिन कोई परिणाम इसका नहीं निकला था। तो ये तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था। 3 ही हुआ था, आपको ये याद रखना है। आगे अभी उसके वर्तमान में भी होता है, अभी वर्तमान में हर साल जो है होता है। और उसमें जो एजेंडा 21 के तहत जो सूची बनाई गई है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसको कि हाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भू संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य है कि। तो देखिए, पहला इसमें है कि भारत के लगभग 43% भूभाग पर मैदान है। उसके बाद है कि भारत के 27% भूभाग पर पर्वत है, भारत के 30% भूभाग पर पठार है। तो ये आपको बताना है कौन गलत है। तो इसमें तो पहला आपका सही है,
ये दोनों में से ही जो है कोई गलत है, उसको आपको बताना है। चलिए आप बताइए। और ये क्वेश्चन यहाँ से जो है सेम क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये टीआरई 2 के टीजीटी का सवाल है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है पठार से आच्छादित है। तो यहाँ पे जो पठार है वह आपके 27% है, तो ऑप्शन नंबर इसका 27% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देख सकते हैं टीआरई 2 का था। ऐसे पूरा याद रखिएगा कि 43% में मैदान है, पर्वत है 30% पर, और पठार जो है 27% पे है। और ये बुक में आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बुक का फोटो भी है। तो यहाँ पे पर्वत जो है 30% होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है पठार, ये नहीं होगा, यहाँ पे पर्वत जो है 30% होगा, और जो आपके यहाँ पे पठार है वो आपको 27% होगा। पठार वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको पूरा याद रखिएगा, हो सकता है आपको मिलान करने के लिए या ऐसे भी दे सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संसाधन की संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था ने जो है वकालत किया है। यानी आपको सबसे पहले जो संसाधन संरक्षण की बात आई थी, तो उसमें सबसे पहले जो है किन किन संस्था ने या लोगों ने जो है यहाँ पे संसाधन संरक्षण के लिए वकालत किया था, यानी उसका सहायता किया था। तो आपके ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम, उसके बाद जो है ब्रंट लैंड आयोग रिपोर्ट, या पृथ्वी सम्मेलन, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों ने जो है आपको संसाधन संरक्षण के लिए वकालत किया था। और यहाँ पे इससे एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन भी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए जो वकालत किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो सबसे पहले 1968 में जो है क्लब ऑफ रोम ने जो है संसाधन संरक्षण के लिए वकालत किया था। उसके बाद जो है 1974 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शुमशेर। इसने जो है एक किताब लिखा जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस किताब के माध्यम से जो है यहाँ पे संसाधन संरक्षण की बात कही थी। उसके बाद जो है गांधी जी के दर्शन की जो है एक बार, या जो है शमशेर के द्वारा गांधी जी के विचार को भी जो है या इसमें किताब में रखा था, तो ये भी याद रखिएगा। 1987 में जो है ब्रंट लैंड एक रिपोर्ट आया था जो वैश्विक स्तर पे जो है संसाधन संरक्षण की बात बोली, और इस रिपोर्ट में जो है आप देख सकते हैं सतत पोषणीय विकास का जो है संकल्पना प्रस्तुत किया गया, और इसका जो एक पुस्तक निकाला गया, यानी ये जो आयोग था ब्रुटलैंड आयोग, इसके द्वारा जो है एक पुस्तक भी प्रकाशित किया गया जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में, आगे वाले एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन। और यही चीज जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है, आपको हम शॉर्ट में वहां पे लिख कर बता दिए हैं। बाकी जो है एक और याद रखिएगा कि एक जो है स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। तो इस जो है पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन में यहाँ पे जो है घोषणा किया गया था पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, जो हर साल आप 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण सम्मेलन। तो वह 1972 के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विश्व शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, उसी में जो है यहाँ पे बोला गया था कि हर साल जो है 5 जून को पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 1972 वाला सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में, उससे ये आपको लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे, देखिए आपको तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यहाँ पे लिखा गया है, वहां पे छूट गया था। ये जोहान्सनबर्ग जो पड़ता है साउथ अफ्रीका में, वहां पे हुआ था। दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में अमेरिका में, और प्रथम जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है यही चीज है जो आपको ऊपर हम बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने वकालत किया। उसके बाद 1974 में जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब लिखा जो गांधी जी के दर्शन को भी जो है पुनरुद्धित किया। 1987 में जो है ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट आया, और जिसमें जो है संसाधन संरक्षण की बात रखी, और इसमें सतत पोषणीय विकास रखा गया, और साथ में एक पुस्तक भी निकाला गया इस रिपोर्ट ने, हमारा साझा भविष्य, जो आपको ऊपर हम बता चुके हैं सब। उसके बाद 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन। तो ये तीनों आपको ऊपर हम बता दिए थे शॉर्टकट में लिखकर, बाकी यही चीज किताब में लिखा गया था। और बाद में देखिए टीआरई 2 के टीजीटी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है यहीं से कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था। तो यहाँ पे आपको शुमशेर नामक यहाँ पे व्यक्ति है, उसी को जो है सुमाकर कहीं कहीं बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, और सेम यहीं से सवाल है। देखिए पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखा गया है, और यहाँ पे जो है शुमशेर, देखिए शुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यहीं से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाने का यही मतलब है कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पढ़ते समय कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, किताब में क्या क्या दिया है। हो सकता है क्लब ऑफ रोम वाला पूछ ले, ये भी पूछ ले कि हाँ हमारा जो है आवर कॉमन फ्यूचर जो बुक है वह किस जो है कब मतलब इसके पीछे क्या था, कहानी था, कैसे लिखा गया, किसमें लिखा गया, किस रिपोर्ट के द्वारा लिखा गया था 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा। कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ध्यान में। अब देखिए अब इस बार जो है टीआरई 4 में सीट जो है बहुत कम है, तो और बच्चा जो है 7-8 लाख बैठेगा ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन
का जो लेवल रहेगा आपको आसान नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा, तो आपको भी जो है उसी टाइप से आपको क्वेश्चन जो है पढ़ना होगा और क्वेश्चन बनाना होगा। तो ऐसे पढ़िए, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो उसका कितना प्रतिशत भाग का ही जो है आंकड़ा भारत के पास उपलब्ध है, वो आपको बताना है। ऑप्शन इसका है 80%, 54% और 93%, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 93%। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख, उसका जो है 93% ही जो है भूमि का डाटा भारत के पास है। तो 7% कहाँ गया ये भी ध्यान में रखना है। तो 7% वही चीज है जो आपको पीओ के चाहे जो ऑक्साइड चीन है वहां पर वाला जो एरिया है, वहां पे जो है भारत सरकार अभी सर्वेक्षण नहीं किया है, तो वो चीज वहां पे चला गया है। और वही चीज यहाँ पे आप पढ़िएगा तो बुक में लिखा गया है, देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इतना लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भू भाग का ही जो है हम लोग के पास भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में जो है असम को छोड़कर बाकी जितना प्रांत है उसको सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है उसका जो है अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर बाकी जो आपके राज्य है पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर में आते हैं, तो असम को छोड़कर उसका भी जो है डाटा आपको उपलब्ध नहीं है। तो वो सब छोड़कर भारत के पास जो भी आपको भूमि उपयोग के भूमि है तो वो 93% है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसके अलावा भी और चीज आप इसमें याद रख सकते हैं कि भारत के कुल जो सूचित क्षेत्र है उसका जो है 54% हिस्सा पर ही जो है खेती होता है। तो ये भी पूछ सकता है 54% खेती होता है, तो ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए, इस सब आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूमि निम्नीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी है। यानी भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सा यहाँ पे किसके कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो भूमि का निम्नीकरण होता क्या है, यानी भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि की जो क्वालिटी है, जो उसका जो उपज देने की या उसके जो ओरिजिनल गुण है जहाँ पे उसका पोषक तत्व मिलता है उसमें जो कमी आता है, तो वही भूमि निम्नीकरण है। तो वह किससे आता है, तो यहाँ पे वही देखना है कि अति पशुचारण से या खनन क्रिया से या अधिक सिंचाई से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अति पशुचारण से। यदि अगर आप किसी खेत में अति पशुचारण करते हैं, ज्यादा आपको माल जाल खेत में चरते हैं, तो वो भी जो है भूमि निम्नीकरण का कारक है। खनन क्रिया यानी आपको अगर भूमि की खुदाई करते हैं खनिजों के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो भी आपको घाटा, वो भी भूमि निम्नीकरण का कारक है। अधिक सिंचाई करना भी जो है, यानी खेत में ज्यादा सिंचाई कर लीजिएगा तो वो भी आपको भूमि निम्नीकरण का के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ज्यादा सिंचाई करने से उसमें जो है अम्लीयता और क्षारीयता का गुण जो है डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये भी है, आपको ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम प्रूफ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको ये सब पूरा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो आपको हम नोट्स से पढ़ाए थे ये चीज यहाँ पे है कि निम्न में से भूमि निम्नीकरण की भूमिका में देखिए अति पशुचारण है, खनन है और अत्यधिक सिंचाई भी है। तो अति पशुचारण कहाँ कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है। जैसे देखिए अति पशुचारण से जो है गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है भूमि निम्नीकरण का कारण वहां पे क्या है, तो अति पशुचारण है, इसीलिए जो है वहां पे ज्यादा होता है। उसके बाद खनन क्रिया की बात करें तो यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का जो कारक है वो आपको खनन है। उसके बाद जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारक क्या है, तो आपको वहां पे अत्यधिक सिंचाई है, यानी अधिक सिंचाई से। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको हल्के मत लीजिए कि हाँ जैसे ऊपर आप देखे हैं मिलान करने के लिए कि आपको जैसे संसाधन का कहाँ पे कमी है और कहाँ पे अगर चीज है भी तो उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे ऊपर आप पढ़े हैं सब मिलाने वाला था, तो वहां पे भी ऐसे ही पूछ सकता है कि आपको दे सकता है कि हाँ पंजाब का बताइए किस किस कारण से जो है भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो अति सिंचाई से। हो सकता है मध्य प्रदेश का पूछ ले तो खनन से, हो सकता है आपको महाराष्ट्र पूछ ले तो अति पशुचारण से। ये मिलान करने के लिए दे सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे, आप एक बार इसको पढ़ ही लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय भारत में जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है आपको निम्नीकृत है। इनमें से 28% भूमि जो है निम्नीकृत जो है वह वनों के अंतर्गत आता है, और 56% जो क्षेत्र है वह जल अपरदित है, यानी जल से जो है वह निम्नीकृत हुआ है, बाकी जो है भूमि से हुआ है। उसके बाद आगे पढ़िएगा कि कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी जो है आपको भूमि में निम्नीकरण का मुख्य भूमिका निभाई है। यानी जो है पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण,
खनन हो गया, ये सब जो उसका कारण है। अब एक ऐसे है, देखिए खनन के उपरांत क्या होता है कि खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण देखिए यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य जो है वनोन्मूलन यानी भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। तो खनन के कारण आप देख सकते हैं कौन कौन है यहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण है। तो यहाँ पे अति पशुचारण से कौन कौन है यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है अधिक सिंचाई के कारण है। तो यहाँ पर अधिक सिंचाई से कौन कौन है उसको हम लिख दिए एक करके, ताकि आप आसानी से जो है आपको पढ़ने में आसानी हो। अब यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अधिक सिंचाई से क्या होता है कि देखिए अधिक सिंचन से जो है जलाक्रांतता भी जो है भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मिट्टी में जो है लवणीयता और क्षारता यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस कारण से जो है आपको ज्यादा खेत में जो है पानी भी नहीं पटाना चाहिए। ये चीज आपको याद रखिएगा। अब देखिए आपको जो है 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए, टीआरई 1 का टीजीटी, टीआरई 2 का टीजीटी, टीआरई 1 का पीआरटी, एक ही टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन रिपीट हुआ है तीनों में। देखिए ये जो है राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति है 1952 में आई थी, जिसमें ये बोला गया था कि देश में जो है 33% भाग पर जो है वन लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संतुलन जो है बना रहे। देश की प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता का संरक्षण की बात कहा गया। इसमें मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ और सूखा से नियंत्रण की बात किया गया। भूमि निम्नीकृत पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार के लिए बोला गया। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी और ईंधन की और साथ में भोजन की उपलब्धता, ये सब जो है राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति के तहत बात कहा गया था। और फिर जो है इसे दोबारा चलकर 1988 में जो है इसका संशोधन किया गया इसके अंतर्गत, और फिर से जो है कुछ चीजें जो है इसमें जोड़ी गई थी। अब जो है देखिए क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 1 के टीजीटी में कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, तो 1952 में आया था। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है भारत में वन आवरण का अवांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो बताए हैं आपको 33% होना चाहिए। उसके बाद देखिए टीआरई 1 का जो है पीआरटी का सवाल है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो 33%। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना 3 बार पूछ चुका हुआ है और इसी बुक से पूछा हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 11 कि जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला इसमें है कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ था, ये आपका गलत है। पूर्वी तटीय मैदान और डेल्टाई क्षेत्र भी जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये आपका सही है। खादर मिट्टी में जो है कंकड़ पत्थरों की मात्रा अधिक होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो है इसका केवल आपको सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको याद रखिएगा कि पूर्वी तटीय मैदान और जलोढ़ मिट्टी पे भी जो है जलोढ़ मिट्टी मिलता है, और ये आपको एनसीईआरटी से हूबहू दिया गया है। चलिए आपको हम इसका प्रूफ दिखाते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए जलोढ़ मिट्टी वाला सबसे पहले भारत के मैप में देख लीजिए, ये वाला एरिया है, ये वाला पूरा आप देख रहे हैं, ये जो ये कलर है, ये वाला उत्तर का मैदान तो होता ही है, साथ में पूर्वोत्तर का भी कुछ है, और साथ में जो आपका देखे हैं पूर्वी तटीय मैदान ये वाला है, और साथ में डेल्टा प्रदेश। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे भी जो है मिलता है जलोढ़ मिट्टी, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लीजिए। यह जो है मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी सबसे ज्यादा जो है भारत में आपके जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में जो है संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना, यानी आपको ये पूरा जो दिख रहा है उत्तरी मैदान भारत का जो है, यह जो है आपको जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो 3 नदियों से प्रमुख रूप से बना हुआ है। आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के द्वारा जो है जल के द्वारा बहा कर लाए गए, उसमें जो निक्षेप होते हैं जब जमा करते हैं समतल मैदानों में, तो आपको मिट्टी का जो है निर्माण होता है, वह जलोढ़ मिट्टी बनता है। यह जो है संकरिक गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक भी फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब राजस्थान गुजरात तक फैला हुआ है। साथ में देखिए पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो डेल्टा वाला इलाका है, वहां पे भी जो है पूर्वी जो है पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे भी सब आपको जलोढ़ मिट्टी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी में जो है आगे लिखा गया है कि जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृतिका के जो है विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, तो मिट्टी के कणों का आकार जो है बढ़ते जाता है। जैसे आपको मालूम होगा इधर से जो है नदियां है, आपको हिमालय नदी, इधर से सारा जो नदी आती है आपको पानी लेके आती है, चाहे आपका सिंधु नदी इधर से, चाहे गंगा नदी जो है इधर से आती है।
तो यहाँ पे इस नदी में क्या होता है कि ऊपर से जो पहाड़ से आता है ये आपका इधर से, क्योंकि इधर पहाड़ की तरफ से नदी आते रहता है, तो ऊपर जो है इसका धारा इतना तेज होता है कि इसमें जो भी कंकड़ पत्थर, चाहे जो भी रेत हो, सिल्ट हो, मृतिका हो, वो सबको बहा कर लेकर आते रहता है। और जैसे ही वह समतल मैदान में आता है तो आपको वह छूटते जाता है, और आगे जैसे जैसे समतल मैदान मिलता है वहाँ पे जो है बहुत महीन कण हो जाएगा। आगे जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर रहेगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा था, तो यहाँ पे जैसे छोटा छोटा समतल रहेगा, जैसे मैदानी भागों में प्रवेश करेगा तो शुरू में जो है आपको मोटा मोटा पत्थर कंकड़ टाइप का यहाँ पे छोड़ देगा। यानी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मुहाने से, नदी के मुहाना यानी नदी यहाँ पे मिल रहा है, नदी के मुहाने और घाटी के तरफ ऊपर जाएंगे यानी पहाड़ की तरफ जाएंगे तो मिट्टी के कणों का जो आकार है वह बढ़ते जाता है। देखिए जो हल्का हल्का मिट्टी होगा, क्योंकि समतल मैदान पे आने पे जो हल्का मिट्टी होगा वहीं दूर तक जाएगा, तो यहाँ तक जो होगा आपको बहुत पतला पतला मिट्टी महीन कण होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो मिट्टी का कण होगा वो आपको बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे, इसका नाम भी अलग अलग होता है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो उसको जो है, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है लिखा भी गया है, क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे, देखिए नदी घाटी के ऊपरी भागों में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है, और ऐसी मृदाएं पर्वतों को तलहटी पर बने मैदानों पर जैसे द्वार या चो क्षेत्र और साथ में तराई के नाम पर जो है पाई जाती है, जिसको वहाँ पे जो है द्वार चो क्षेत्र या आपको चो को ही चौ से बोला जाता है, तो वो भी है। अब देखिए टीआरई 3 के 68 का सवाल है कि मोटे कण वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो आपको जो मोटा कण होता है वो सबसे ऊपरी यानी जो ढाल होता है घाटी का ऊपरी भाग में वहां पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऊपरी घाटी के जो मैदान है जहाँ पे मोटा कण पाया जाता है, तो ऐसे जो पर्वतों की तलहटी पे मैदान होते हैं उनको द्वार या आपको चो क्षेत्र या आपको तराई, ये तीनों बोलाता है। तो चो को ही चौस बोलते हैं, तो ये आपका चोस भी है और तराई भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, और टीआरई 3 के 68 का सवाल है, आपको हम प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए कणों के जो आकार पे है, आप देख रहे हैं कि मोटा कण कहीं पे पतला था, तो मोटे कणों के कण के आधार पे जो है यहाँ पे मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको जो है यहाँ पे बांटा गया है, और साथ में उसके आयु के आधार पे भी देखिए आयु के आधार पे जो है जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है, यानी एक पुराना जलोढ़ और एक में जो है नया जलोढ़। जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नया जलोढ़ होता है उसे खादर बोलते हैं। तो जो बांगर मिट्टी होता है उसमें जो है कंकड़ का मात्रा जो है थोड़ा ज्यादा होता है, और जो खादर मिट्टी होता है वो जो है थोड़ा पतला होता है। यानी खादर मिट्टी में जो है क्या होता है कि बांगर की तुलना में महीन कण मिलता है, यानी जो नया मिट्टी रहेगा जलोढ़ वाला उसमें जो है महीन कण होगा, और जो पुराना जलोढ़ होगा जो बांगर होगा उसमें जो है आपको कंकड़ पत्थर थोड़ा ज्यादा मोटा रहेगा। तो यही चीज है इसमें। और यहाँ पे देखिए टीआरई 1 के टीजीटी का सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी की जो है वायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या दिया गया है नाम। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है क्या बोलते हैं, उसको खादर बोलते हैं। देखिए यहाँ से सवाल दिया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और जो आपको याद रखिए कि जो खादर वाला मिट्टी होगा उसमें जो है महीन कण होगा, और जो बांगर मिट्टी होगा उसमें जो है थोड़ा मोटा कण होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना है, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए आगे यहाँ पे जो है लिखा गया है कि जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होता है, जो इनके जो है गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के लिए, साथ में दलहन फसलों के लिए जो है बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यानी जलोढ़ मिट्टी पे ये सब खेती बहुत अच्छे से होता है। अब देखिए टीआरई 2 के टीजीटी का एक और सवाल है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। तो अभी आप पढ़े हैं कि जो बांगर होता है उसमें कंकड़ पत्थर जो थोड़ा मोटा होता है, और ये जो आपका खादर होता है उसमें थोड़ा महीन कण होता है। तो यही था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बांगर। अब चलिए आगे, आगे जो है अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि काली मिट्टी की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत को बताना है काली मिट्टी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो बिल्कुल काली मिट्टी में जो होती है बहुत ही ज़्यादा आपको नमी धारण करने की क्षमता होती है। अगर आप देखे होंगे काली मिट्टी तो बिहार में भी है, आपका इधर जाइएगा भोजपुर साइड में तो आपको मिलेगा। देखिएगा वहाँ पे बारिश होगा, और बारिश होने के बाद अगर छूट जाता है बारिश, थोड़ा देर के बाद अगर धूप निकलता है, देखिएगा फिर से जो है मिट्टी में दरार पड़ जाती है। यानी जितना भी रहता है पानी वो जल्दी सोख लेता है मिट्टी, तो उसको जो है क्या होता है कि काली मिट्टी जो है नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और काली मिट्टी में जो है मैग्नीशियम, पोटास और चूना की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये दोनों आपका सही है। 3 नंबर इसमें ऑप्शन छूट गया है, और इसमें अगर रहता कि हाँ काली मिट्टी को जो है
रेंगुर मिट्टी के नाम से क्या जानते हैं? तो बिल्कुल अगर ये भी सही हो जाता, उस स्थिति में तीनों ऑप्शन अगर सही होता तो इसमें से कोई गलत नहीं होता है इसमें काली मिट्टी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाता। बाकी यहाँ पे छूट गया है इसमें एक ऑप्शन। अब देखिए काली मिट्टी के बारे में थोड़ा हम विशेषता जान लेते हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 4 क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लिया है काली मिट्टी से। अब देखिए यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में जान लीजिए कि इस काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। उसके बाद जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है आपको रेंगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। काली मिट्टी में जो है आपको कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको काली कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास जो है उगाने के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन यहीं से पूछा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके आगे लिखा गया है कि यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा जो है दक्कन पठार यानी जो विशाल चट्टान होता है उसके से जो है भागों में पाई जाती है, और यह लावाजनक शैलों से बनी होती है जो आपके ज्वालामुखी निकलते हैं तो उनसे। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन है, देखिए ये TI3 के TGT का सवाल है कि काली कपास वाली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो आपको ये दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे जो दक्कन पठार में होता है, देखिए यहाँ पे दक्कन पठार और साथ में जो है लावाजनक शैलों से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। यहीं से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी पे देखिए ये जो है मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, यहाँ से भी जो है 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो देखिए ये जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात हो गया, मालवा का पठार जो है आपको मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे देखिए लिखा गया है मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और साथ में जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में जो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, वो जो वहाँ पे घाटी तक है, तो वहाँ तक ये बड़े क्षेत्रों में ये पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार के लगभग अधिकतर भागों में मिलता है आपको काली मिट्टी। अब देखिए आगे लिखा है कि काली मिट्टी बहुत ही महीन कण और साथ में मृतिका से बनी है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इस मिट्टी में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब देखिए लिखा है कि गर्म और शुष्क मौसमों में इन मिट्टी में जो है गहरी दरारें पड़ जाती है, क्योंकि जल सूख जाता है, जिससे इनमें अच्छी तरह का जो है वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मिट्टी जो है इतना चिपचिपा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते, अगर आपके पैर में या बाइक में पकड़ लिया तो उसको नहीं छुड़ा सकते हैं। तो ये बहुत चिपचिपा होता है, जैसे ही पानी में गीला होगा बहुत चिपचिपा होता है, और जिससे इसको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई जो है मानसून के प्रारंभ में ही, यानी शुरू में जो पहली बारिश होता है उस टाइम में जो है इसको कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन और भी है TRE1 के, ये देखिए TGT का सवाल है, ये तो आपको बता ही दिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है TRE2 का TGT का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड। अब देखिए यहाँ पे जो है ऊपर आप देखें सौराष्ट्र गुजरात ये तो है ही, उत्तराखंड तो यहाँ पे पड़ता है, इसमें उत्तराखंड में देख सकते हैं काली मिट्टी है नहीं, ये वाला काली मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये काली मिट्टी का हिस्सा है। तो काली मिट्टी देखिए कर्नाटक, कर्नाटक बिल्कुल यहाँ पे पाया जाता है, तो बिल्कुल कर्नाटक में आपके इसमें हो जाएगा आंसर। और गुजरात तो है ही, यहाँ पे देखिए गुजरात सौराष्ट्र वाला एरिया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, TRE3 के 6 to 8 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो गुजरात बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात है, कर्नाटक बिल्कुल यहाँ पे कर्नाटक जो है, उसके बाद मध्य प्रदेश ऊपर देखे हैं मालवा का पठार मध्य प्रदेश वाला ये वाला एरिया, तो वहाँ पे भी है, तो ये भी आपका ऑप्शन है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र में भी है। पंजाब देखिए यहाँ पे आपके पंजाब पड़ता है, ये वाला एरिया पंजाब में भी है। हरियाणा बिल्कुल इसके बगल में हरियाणा में भी है, तो ये भी आपके ऑप्शन हो गया, ये भी सब सही है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, तो पंजाब तो था ही, गुजरात तो था ही, तेलंगाना, ये देखिए यहाँ पे आपका तेलंगाना पड़ता है, तो ये आपका सभी ऑप्शन सही है। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। तो आपको मैप भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मिट्टी देखिए आपको लिखा गया है सब। अब देखिए अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन है कि लाल एवं पीली मृदा में मिट्टी का रंग जो है पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए जो लाल मिट्टी होता है वो जो है पीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, यानी लाल मिट्टी किस कारण से जो है पीली मृदा भी हो जाती है वही बताना है। तो जैव पदार्थों की कमी के कारण, या फास्फोरस की अधिकता के कारण, या लोग यहाँ पे नहीं होगा लौ होगा, या लौह ऑक्साइड के कारण, तो ये बताना है आपको। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये जो लाल और जो पीली मिट्टी होती है
वो पीला इसलिए होता है कि जब लाल मिट्टी में क्या होता है, अधिक देर तक उसमें अगर जल जमाव होता है तो उसको जो है रंग जो है उसका पीला हो जाता है, यानी जल योजन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। आंसर इसका आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी पढ़िएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पीला रंग जो है इसमें जल योजन के कारण, यानी जल इसमें अगर पड़ जाता है तब ये होता है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान छोर पर पश्चिमी घाट में ये सब पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो है ये 10th सही है कि भादु गीत जो है देश के किस भागों में पाया जाता है? कोसी नदी क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो है भादु गीत गाया जाता है। अब जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था और एनसीईआरटी से था, आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था टियर 2 की टीजीटी में कि लेपचा लोक संगीत जो है देश के किस भागों में पाया जाता है, और इसी एनसीईआरटी 10th से ही पूछा था। तो उत्तरी लद्दाख, आपको उत्तरी हिमाचल, उत्तरी दार्जिलिंग। तो ये जो है आप पढ़िए पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में जो है लेपचा लोक संगीत पाया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल में। तो एक बात दार्जिलिंग ही है जो आपके उत्तरी भागों में पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपका लेपचा लोक संगीत है। और यहीं से जो है आपको इसी चैप्टर से जो ये चैप्टर से सवाल पूछा है वहीं से आपको हम क्वेश्चन ये बनाए हैं। चैप्टर नंबर 3 से है ये, 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो वहां पे आपको बताए हैं जो भादु गीत जो दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। अब ये पढ़िए, यही जो है आपके भादु गीत है, और यहाँ पे ये सब पढ़ सकते हैं, यही इसी को बोलते हैं भादु गीत। और यह जो आपका लोकप्रिय भादु गीत जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ऐसे पढ़िएगा तो ध्यान जाएगा नहीं कि हाँ ये क्या लिखा था। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लिए तो आपको याद रहेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दामोदर नदी घाटी को जो है शोक नदी भी कहे जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के आने समस्या का वर्णन है, और ये गाना उसी को समर्पित है। जो बाढ़ आता है वहां पे दामोदर नदी के द्वारा इसी पे है। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में भादु गीत और लेपचा लोक संगीत पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशियाई चीता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो एशियाई चीता के बारे में देखिए, पहला ऑप्शन है कि भारत में यह 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया। यह दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। यह बिल्ली परिवार का अजूबा सदस्य है, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई चीता के बारे में ये तीनों पॉइंट आपके सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 से ये सवाल है। आइए इसका हम आपको दिखाते हैं एशियाई चीता के बारे में। ये देखिए एशियाई चीता जो है कहाँ चला गया, यानी यह एक जो है विलुप्त प्राणी है। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है? तो आपके एशियाई चीता। एशियाई चीता जो होते हैं बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, बता चुके हैं, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ जो है गति से दौड़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना तेज दौड़ता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता जो है एक तेंदुआ है, जबकि चीता एक तेंदुआ नहीं है। चीता जो है याद रखिएगा बिल्ली परिवार का एक सदस्य होता है, ये इसको याद रखिएगा। बाकी चीते की विशेष पहचान जो है उसकी आंख के कोने से जो है मुंह तक देखिएगा, नाक के दोनों ओर जो है फैली आंसुओं का लकीर, एक लकीर बना रहता है आंख से लेकर पूरा मुंह तक उसका, ये इसका निशान है। बाकी यहाँ पे 20वीं शताब्दी से पहले जो है चीता अफ्रीका और एशिया में जो है दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की वजह से जो है यहाँ पे ये लुप्त हो चुके हैं। और भारत में जो है इसे 1952 में जो है लुप्त घोषित कर दिया गया है। तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है कि हाँ कब घोषित किया गया था। तो 1952 में जो है एशियाई चीता भारत से विलुप्त हो चुका है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 16 कि किस राज्य में उपस्थित बक्सा टाइगर रिजर्व जो है डोलामाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो यहाँ पे जो बक्सा टाइगर रिजर्व है उसमें डोलामाइट का खनन होने से ये क्या हुआ है कि इस टाइगर रिजर्व जो है खतरे में आ चुका है। तो बताना है कि ये बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है कि उड़ीसा में है कि झारखंड में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे है प्रूफ इसका कि पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व जो है डोलामाइट खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यह आपको बुक में दिया गया है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण का सही कारण नहीं है। यानी जो हमारे प्राकृतिक में वनस्पति या जो प्राणी है जो है जानवर मनुष्य,
उसके ह्रास का सही कारण क्या नहीं है वो बताना है। तो कृषि प्रसार, तो ये तो आपका है जब खेती फैलता है पेड़ पौधा काट कर, तो आपको इससे भी जो है वनस्पति का खतरा होता है। 2 नंबर बृहद स्तरीय विकास परियोजना के लिए जब औद्योगिकरण की शुरुआत होती है तो उसमें भी दिक्कत है, उससे भी जो है प्राकृतिक और वन्यजगत का ह्रास होता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण ये भी है। कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पशु चारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना जो है वनस्पति जात और प्राणी जात का के लिए खतरा नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए पशु चारण, अगर आप पशु को चराते हैं भूमि पर, मान लीजिए पेड़ पौधा घास लगा हुआ है, तो यहाँ पे पेड़ पौधा अगर कोई इसे खाता है तो ये फिर पनप कर बड़ा हो जाएगा, तो इससे जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, देखिए ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना का मतलब हुआ कि आप इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसका पेड़ पौधा जो है काट सकते हैं। इसमें से जो टहनी निकला है, इसके टहनी काट के भी जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ईंधन के लिए अपना लकड़ी एकत्रित कर सकते हैं। इससे पेड़ को जो है ज़्यादा हानि नहीं होगा। लेकिन पेड़ को अगर काट दीजिएगा तब जो है पूरा हानि हो जाएगा। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि पशु चारण ईंधन की लकड़ी से जो है वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए इसका जो है बर्बादी में सही कारण नहीं है। और यहाँ पे ये दिया गया है, देख सकते हैं। बहुत से वन अधिकारी पर्यावरण विभाग मानते हैं कि वन संसाधन की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता के लिए पूरा पेड़ की टहनी काट कर की जा सकती है, ना कि पूरे पेड़ को काट कर। यानी पेड़ का टहनी काट कर आप काम चला सकते हैं, लेकिन पूरा पेड़ नहीं काट रहे हैं, तो वह आपको इसके लिए क्या है, ये ह्रास का सही कारण नहीं है। तो ये बुक में था, आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टक्सोल नामक रसायन है जो है हिमालयन यौ नामक पौधे के नामक औषधि पौधे के लिए किस भाग से निकाला जाता है जो कैंसर में उपयोग होता है। यानी टक्सोल नामक जो दवा है वो आपको हिमालयन यौ नामक पौधे से निकाला जाता है। तो बताइए कि आपको ये पौधे के किस भाग से निकाला जाता है, आपको छाल से कि जड़ से कि पत्ती से, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको जो टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है छाल से भी, जड़ से भी और पत्ती से भी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहीं से एग्जाम में आप देख सकते हैं पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हिमालयन यौ यानी एक चीड़ प्रकार का एक जो है सदाबहार वृक्ष होता है, जो एक औषधीय पौधा है और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहीं से टीआर 1 के पीआरटी का सवाल था कि हिमालयन यू जो है औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में, तो आप भी पढ़े हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका पढ़ है हिमालयन याव, तो देखिए पेड़ की छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों से जो है टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है, जो इसे कुछ कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोगी किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई जो है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। और ये जो है आपको याद रखना है कहाँ पे मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। और साथ में कहाँ से निकालते हैं, तो ये अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया है, आपको बता दिए हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत कौन कौन से प्रावधान नहीं किए गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि वन्य जीवों के आवासों का रक्षण, ये तो आपका किया गया है। किसी भी चीज में देखिए सबसे पहले जो प्राणी जात के लिए खतरा होता है वो आपका उसका वन्य जीव का आवास ही होता है। तो ये आवास का जो है सबसे पहले ही किया गया था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में, ये तो किया गया है। बताना है कौन नहीं किया गया है। बी नंबर है कि जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना, तो ये भी किया गया था इसमें। संकटग्रस्त जातियों को बचाना, तो ये भी किया गया था। यानी इसमें जो है तीनों किया गया था, लेकिन बताना है कौन नहीं किया गया था। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कोई नहीं किया गया था। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ई आंसर। अब चलिए इसका हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पढ़िएगा, जब भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण, तो वहाँ पे देखिए लिखा गया, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। देखिए कि आपको सबसे पहले 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने जो है राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। साथ में भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया, और साथ में इसमें जो है वन्य जीवों के आवास रक्षण के प्रावधान थे। सबसे पहले आपको यही लागू किया गया था। किसी भी जीव के लिए सबसे ज़्यादा उसका आवास ही जरूरी होता है। सारे भारत में रक्षित जातियों की भी सूची प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर काम किया गया। शिकार प्रतिबंधन किया गया,
उसके बाद वन्य जीव आवासों को जो है कानूनी रक्षण और साथ में जंगली जीवों के व्यापार पे रोक लगाने पे जो है काम किया गया भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत। और देखिए टीयर 2 के टीजीटी का सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1972 में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी एक और क्वेश्चन देख लीजिए टीयर 1 के पीजीटी का सवाल है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी उसका घर का विनाश होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि दुनिया की 2/3 भाग का आवास उपलब्ध कौन सा देश कराता है, यानी सबसे ज्यादा बाघ जो है बताना है जहाँ पे 2/3 बाघ जो है इन देश में है। तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारत और जो है नेपाल, ये दोनों मिलाकर जो है 2/3 बाघ का अकेले से जो है उपलब्ध कराता है आवास। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी हो जाएगा, यानी भारत और नेपाल। आइए आपको इसका हम प्रूफ दिखाते हैं जब पढ़िएगा बाघ परियोजना। तो यहाँ पे देखिए कि भारत और नेपाल जो है दुनिया की 2/3 बाघों का जो है आवास उपलब्ध करवाते हैं। तो ये तो हो गया इसका आंसर। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही पूछा गया है इससे संबंधित, तो जरूरी है। देखिए वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कम होना, ये जो है बाघों में जो है संख्या में कमी होने का कारण है। बाकी यहाँ पे जो है देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं जो इसको कमी लाता है। तो उनकी हड्डियों का जो है एशियाई देशों में परंपरागत औषधि के रूप में भी जो है प्रयोग होता है, जिससे इसका विलुप्त होने का कारण बना। साथ में बता सकते हैं भारत और नेपाल में जो है 2/3 से जो है ज़्यादा बाघ आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः देश ही जो है शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने के मुख्य निशाने पर है। इसी के लिए जो है इसकी सुरक्षा देने के लिए 1973 में जो है आया प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को ही बचाना है। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, और असम में जो है ये मानस बाघ रिजर्व है, और केरल में पेरियार, और साथ ये सब जो आपका देख रहे हैं बाघ रिजर्व, ये जो है भारत में बाघ को संरक्षण देता है। इसी से देखिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा था। टीयर 2 के टीजीटी का सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस आपको राज्य में है। अभी पढ़े हैं बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए एक और क्वेश्चन है, ये जो आपका टीआरई 3 का जो एक पेपर रद्द हुआ था उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है, वो आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ अभी तो पढ़े हैं, ये तो आपका है ही। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ये भी आपका है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। उसके बाद है उत्तराखंड में जो है कार्बेट, उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट, देख सकते हैं यहाँ पे है। पूछा है कि कौन से जो है आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये तीनों तो है ही, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए और ये सवाल पूरा हूबहू यहीं से जो है पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लिए इसको। आप चलते हैं आगे। आगे देखिए 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राज्य में 5 गांव के लोगों ने मिलकर जो है 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाक सेंचुरी घोषित कर दिया, और जिसके अपने ही एक अलग नियम है जो शिकार के लिए यहाँ पे वर्जित क्षेत्र है। तो वो आपका कौन सा राज्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है एक अलवर जिला है जहाँ पे क्या किया कि 5 गांव ने जो है मिलकर यहाँ पे 1200 हेक्टेयर भूमि को जो है एक सेंचुरी घोषित कर देता है, जिसका नाम है भैरादेव डाक सेंचुरी। और इसमें जो है आपको इसका खुद ये जो गांव का लोग जो बनाया था उसका ही उसने ही जो है इस नियम बना दिया है यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहाँ पे जो है शिकार करना वर्जित है। तो ये आपके राजस्थान के एक अलवर जिला में है। तो ऑप्शन नंबर तो इसका ए हो जाएगा। बाकी आइए हम इसका दिखाते हैं प्रूफ, जब पढ़िएगा आप 10th क्लास में समुदाय और वन संरक्षण। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है स्थानीय समुदायों
सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। तो इसलिए इसका देखिए समुदाय मतलब लोग मिलकर और वन संरक्षण। तो भारत सरकार और खुद लोग जो है मिलकर भी जो है ऐसा ऐसा कुछ काम किए हैं जो संरक्षण के लिए यहाँ पे उदाहरण है। जैसे उसी में आपको बताए हैं ये राजस्थान के अलवर जिला वाला। उसके अलावा देखिए सरिस्का बाघ रिजर्व में जो है राजस्थान के गांव के लोग एवं जो है वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से जो है खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। यानी आपका जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहां के जो है लोग, गांव के लोग मिलकर और साथ में जो वन्य जीव रक्षण अधिनियम है उसके तहत जो है वहां पे खनन कार्य को बंद करवाने में अपना जुटे हैं। तो ये आपका तो एक उदाहरण हो गया। बाकी यहाँ पे उसके अलावा कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं जो है वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से जो है हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिला में 5 गांव के लोगों ने जो है मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने अलग ही नियम है और साथ में वहां शिकार करना वर्जित है और बाहरी लोगों को वहां पे जो है प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपको समुदाय मिलकर जो है वन संरक्षण का काम करना है और जिसका उदाहरण है एक सरिस्का टाइगर रिजर्व और साथ में आपको जो याद रखिएगा अलवर जिला का ये भैरव देव डाक सेंचुरी। ये दोनों याद रखिएगा, वो एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है कि अवर्गीकृत वनों का विस्तार भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो यहाँ पे देखिए जो वन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जो अवर्गीकृत वन होते हैं आपको याद रखिएगा गुजरात में भी है और साथ में जितना पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे है। तो इसका आंसर ए और जो है सी सही है, आपका बी नहीं है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक ज्यादा इसमें सही है। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पढ़ना है, यहाँ पे आइए। जब आप पढ़िएगा 10th क्लास में वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो वन को बांटा गया आरक्षित वन, रक्षित वन और साथ में जो है आपके इसमें एक जो है अवर्गीकृत वन। तो क्वेश्चन अवर्गीकृत से ही था। आप देख सकते हैं कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत कहलाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं भारत के पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और साथ में गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में था और साथ में गुजरात था। ऑप्शन नंबर ये हो जाता। अधिकतर वन क्षेत्र जो है अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। यानी ये जो वन होते हैं अवर्गीकृत, ये स्थानीय समुदाय वहाँ के जो लोग होते हैं वहीं उनके मालिक होते हैं, उनके देख रेख करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं 3 प्रकार के बताए हैं। आरक्षित वन क्या होते हैं कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान है। जो रक्षित वन होते हैं वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है और अवर्गीकृत वन होते हैं सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य और बंजर भूमि जो आते हैं वो आते हैं अवर्गीकृत में। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी आप जो दो देख रहे थे आरक्षित और रक्षित वन, तो आप देख सकते हैं जो आरक्षित वन होते हैं देश के आधे से अधिक क्षेत्रों में ये आपको पाए जाते हैं। जहां तक वन और वन्य जीव के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है ये आरक्षित वन। याद रखिएगा जो रक्षित वन होते हैं वह आपको वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो होता है वह रक्षित वन का भाग होता है और इन वनों और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और ये रक्षित वन जो होते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के कुल जो है वनों में इनका एक बड़ा योगदान है रक्षित वनों का। बाकी यहाँ पे रक्षित और रक्षित में पढ़ सकते हैं कि आरक्षित और रक्षित वन एक जो है अस्थायी वन क्षेत्र है जिसका रख रखाव इमारती लकड़ी और अन्य पदार्थों के जो है बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि पूरा मध्य प्रदेश का 75% है कुल वन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसमें आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है। ये तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार और उड़ीसा की जनजातियां शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है इमली, आम और कदम। तो बिहार में क्या होता है जो जनजातियों की शादी होती है तो उसमें इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भी जो है 10th क्लास से है और आपको हम अब प्रूफ दिखाते हैं और साथ में वो क्वेश्चन भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं TRE 2 के TGT और साथ में TRE 1 के PRT में जो है ये सवाल पूछा हुआ है ऐसा ही सेम।
तो यहाँ से पूछा है। आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी भी होता है, यहाँ पे जो है वनों का या जो है पेड़ों का पूजा हो जाता है। तो उसी के से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, कुछ समाज कुछ जो है विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र जो है, वहाँ पे मुंडा और जो संथाल जनजाति होते हैं वो जो है महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। यानी छोटा नागपुर में जो जनजाति होते हैं महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। अब ये देखिए, ये सवाल है, छोटा नागपुर के क्षेत्र जो है मुंडा और संथाल जनजाति जो है किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो आपको महुआ और कदम, तो यहाँ पे महुआ है, कदम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। टीयर 1 के पीआरटी का यही सवाल है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल जाति है निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महुआ वाला पूछ दिया था और यहाँ पे कदम वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी हो जाएगा। और हम जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो बिहार वाला था। देखिए, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान जो है इमली और साथ में आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो हो सकता है आपको केवल आम दे या इमली दे, तो या उड़ीसा दे या बिहार दे, तो ऐसे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं। ये आपको हो गया। बाकी आप इसमें से जो है अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 23 है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी पृथ्वी से जो है अब लुप्त हो गया है? एशियाई हाथी, एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बत्तख, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप ऊपर ही जो है आपको हम बताए हैं कि एशियाई चीता जो है यहाँ पे विलुप्त हो चुका है। साथ में याद रखिएगा कि गुलाबी सिर वाला जो बत्तख होता है ये भी आपको विलुप्त हो चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जैसे आप बुक पढ़िएगा तो बुक में एशियाई चीता के बारे में तो आपको ऊपर हम बता ही दिए, 1952 में जो है एशियाई चीता भारत से विलुप्त हो गया था। बचा आपका सिर जो गुलाबी सर वाला बतख, तो यहाँ से याद रखिए। देखिए, आपके बुक में ही ये दिया गया है कि जो आपके लुप्त प्राणी हैं, आपको वो जो है कौन है? गुलाबी सिर वाला बतख है। काला हिरन जो है आपको संकटग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। जो एशियाई हाथी है वह सुपेक्ष प्राणी है। जो आपके अंडमान निकोबार का जो जंगली सुअर है वो आपको स्थानिक है, वो वहीं पे मिलता है। हिमालयन जो भूरा भालू है तो ये आपको एक दुर्लभ प्रजाति है। जो गुलाबी सिर वाला है बता दिए हैं ये लुप्त है। तो ये दोनों आपको ऑप्शन नंबर वहां पर डी दिया था जो आपका सही है। बाकी आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के दौरान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो संयुक्त वन प्रबंधन इसी में छुपा हुआ है। संयुक्त मतलब आपको सरकार और उसमें जो आपके स्थानिक लोग हैं वो दोनों के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप बताना है कि कौन जो है गलत है। तो पहला इसमें कि इस कार्यक्रम का प्रथम प्रस्ताव 1988 में उड़ीसा में किया गया था। तो ये तो आपका सही है, लेकिन हमको बताना है गलत। इसमें ग्रामीण और वन विभाग मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल, तभी तो आपको संयुक्त बना है, यानी ग्रामीण और जो है वन विभाग दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये उड़ीसा में सबसे पहले 1988 में पास किया गया था। इसमें ग्रामीण समुदाय जो है इमारती वन के हकदार होते हैं। तो ये भी आपके सही है, यानी उसमें जो है ग्रामीण जो उसको देखभाल कर रहे हैं तो जो इमारती वन होते हैं वो उसके हकदार होते हैं। तो ये तो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों सही है। अब आपको दिखाते हैं इसका क्वेश्चन, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन जो है प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? उड़ीसा ने। कब किया था? तो 1988 में। और यहीं से भारत में संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों का प्रबंधन और पुनर्निर्माण के में स्थानिक समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में तब हुई थी जब उड़ीसा राज्य इसका प्रथम जो है प्रस्ताव पास किया था। वन विभाग के अंतर्गत जो है संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग मिलकर जो है संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसके बदले समुदाय जो है मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन हो गया, चाहे उसके उत्पादक है, वो जो है इसके हकदार होते हैं। सफल संरक्षण के प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी जो है इनकी भागीदारी होती है। तो ये सब जो है संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी आप यहाँ पे हमको बताना था जो आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे एक और कुछ जो है चीज आपको हम बता रहे हैं, इससे से देख रहे हैं आज से आपको 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, और ये है समुदाय और वन संरक्षण से ही संबंधित। यानी समुदाय मतलब लोग और साथ में जो वन संरक्षण है ये दिन मिलकर कैसे करते हैं। जैसे आपको ऊपर ही हम बताए हैं कि यहाँ पे कुछ स्थानिक समुदाय और साथ में जो सरकारी अधिकारी वो मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे आपको बताए थे सरिस्का बाग टाइगर रिजर्व जो राजस्थान वाला, वहाँ पे जो है लोग वन संरक्षण अधिनियम के तहत
क्या किया, गांव वाला मिलकर जो है खनन कार्य को बंद करवाने के लिए कार्य किया। उसी प्रकार से जो है बताए हैं राजस्थान के अलवर जिला में क्या हुआ कि 5 गांव मिलकर जो है 1200 हेक्टेयर जो है भूमि को जो है अपना घेर कर वहां पे भूमि भैरव देव डाको एक सेंचुरी घोषित कर लिया, और वो अपना खुद का एक नियम बना दिया कि हाँ वहां पे कोई शिकार नहीं करेगा, चाहे वहां पे बाहरी लोग उसमें जो है नहीं घुसेगा। तो ये जैसे हो गया समुदाय के जो है लोग मिलकर और साथ में सरकार के जो है मिलकर यहाँ पे जो है वन संरक्षण का काम किया। उसी प्रकार से जो है आपको एक और चीज रखना है, जैसे हिमालय में प्रसिद्ध आप सुने होंगे चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। तो इस कई क्षेत्रों में जो है वन कटाई को रोकने में ही जो है कामयाब नहीं रहा। ये तो आपको चिपको आंदोलन वन को कटाई रोकने में तो काम आया ही, बल्कि यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधे की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। यानी गांव के लोग जो है मिलकर स्थानिक, मतलब देखिए सामुदायिक मतलब सामुदायिक यानी वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो स्थानिक पौधे थे उनके जो है यहाँ पे अभियान चलाकर उसको रोका। साथ में जो है पारंपरिक संरक्षण तरीकों को, यानी जो पुराना तौर तरीका था इसको बचाने का लिया, उससे जो है ये काम चलाया और पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। उसी प्रकार से टिहरी में जो है किसानों का जो है बीज बचाओ आंदोलन काम किया, और साथ में नवदान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग किए के बिना, यानी आपको जो पहले वाला पुरानी यानी जो पारंपरिक संरक्षण का जो है तरीका था उसी से अपना कर जो है ये आपका बीज बचाओ आंदोलन, चाहे नवदान आंदोलन हो चाहे चिपको आंदोलन, ये सब जो है आपको पुराने तौर तरीके पर ही काम किया और वहां पे इसका संरक्षण किया। और साथ में आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि का उत्पादन इसी से जो है संभव हो पाया। तो ये जो है आप देख रहे हैं चिपको आंदोलन, बीज बचाओ, नवदानी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है ये आप देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों के द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा जो है प्रचलित किया गया था। तो अभी आप ऊपर देखे हैं बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य आंदोलन ये जो है दोनों आपका उदाहरण बुक में दिया गया है, जो आपके परंपरागत विधियों के द्वारा ही जो है आगे चलकर इसको विकास किया गया, नया प्रचलित विधि निकाला गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आपको ऊपर हम बता चुके हैं और यही से क्वेश्चन पूछा था। ये टीआरई 1 के टीजीटी का सवाल है। टीआरई 2 के 6 to 8 का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में जो है वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण से संबंधित है। तो अभी बताए हैं आपको वनों की कटाई से संबंधित और सामुदायिक वनीकरण कौन है, तो आपको चिपको आंदोलन है। अभी आपको ऊपर हम बताए हैं। ये देखिए टीआरई 2 के टीजीटी का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में जो है सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, यानी वहाँ पे गाँव के लोग उसमें शामिल नहीं है। तो आपको संयुक्त वन प्रबंधन में तो बताई है, वहाँ पे जो आपको संयुक्त में इसी में छुपा हुआ है, गांव के लोग और साथ में जो आपके वन विभाग है वो रहता है। बीज बचाओ आंदोलन और वन्य जीव, ये देखिए, ये जो बीज बचाओ आंदोलन है इसमें जो है आपको लोगों की भागीदारी होती है। पूछा है किसमें नहीं होता है, तो वन्य जीवों अभ्यारण्यों का जो सीमांकन है इसमें नहीं होता है। ये आपको इसका आंसर इसमें यही होगा। ये कौन चुनना है कौन नहीं है, तो यही चुनना था, जो नहीं है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये जो आप सवाल देख रहे हैं हु बहु आपके सवाल जो है बुक में दिया गया है, एमसीक्यू में, जो बुक के लास्ट में अभ्यास होता है ये बुक में हु बहु दिया है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। टीआरई 2 के टीजीटी का सवाल था ये आप देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो है ऐसे 24 क्वेश्चन जो है आपको बताए हैं यहाँ पे, लेकिन ये 24 क्वेश्चन नहीं था, ये आपको 250 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपको काम करेगा अगर आप पूरा देखे होंगे वीडियो। तो बाकी आपको आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद।